नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हमारी आज की कहानी है घमंडी बहू। प्रीति ऑफिस से आते ही अपनी सासू माँ पर भड़क गई और बोली, मम्मी जी, बोतल से तो बदबू आ रही है। आपने दिन में कितनी बार बोतल को साफ किया था? सासू माँ बोली, जितनी बार बच्चे ने दूध पिया उतनी बार साफ किया था। फिर बोतल से कैसे बदबू आ रही है? आपकी यह लापरवाही ना बच्चे को बीमार कर देगी। मैंने तो पहले ही इनसे कहा था कि आपसे नहीं हो पाएगा, लेकिन नहीं, इन्हें तो आप पर पूरा भरोसा था। प्रीति गुस्से से अपनी सासू माँ आरती जी को घूरते हुए बोली। उसका यह व्यवहार देखकर आरती जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपनी नजरों से अपने बेटे और पति की तरफ देखा। बेटा तो आंख चुराकर अपनी पत्नी के पीछे उसके कमरे में चला गया, और पति, वो तो आरती जी से आंखें नहीं मिला पा रहे थे। और फिर आरती जी चुपचाप अपने कमरे में चली गईं और वहां बैठकर कुछ सोचने लगीं। तभी सुरेश जी उनके पीछे पीछे वहां पहुंच गए। आरती जी को मायूस देखकर उनके पति सुरेश जी बोले, आरती, मुझे माफ कर दो। मेरे कारण ही तुम्हें यह अपमान सहना पड़ा। तुम ठीक ठीक कहती थी। क्या बेटे को भी इस रिश्ते की कदर नहीं है? बस बहुत हुआ। अब हम यहाँ एक पल और नहीं रुकेंगे। चलो सामान पैक करो। लेकिन बच्चा, आरती, बच्चे के प्रति जितनी जिम्मेदारी हमारी थी हमने निभा दी। अब उसके माता पिता देखें। और वैसे भी बहू कहती है ना कि उसकी मम्मी है ना उसे संभालने के लिए, और काम वाली बाई भी है। यहाँ ना आते तो मन में अफसोस रह जाता कि हमने अपने फर्ज से मुंह मोड़ा है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। जितना हो सकता था हमने किया। लेकिन अपने आत्मसम्मान को कुचलकर अब हम यहाँ एक पल भी नहीं रुकेंगे। यह कहते हुए सुरेश जी फोन से टिकट बुक करने लगे, और उधर आरती जी सामान पैक करते हुए अतीत की यादों में खो गईं। आरती जी और सुरेश जी के दो बेटों में सबसे बड़ा बेटा राघव एक अच्छी कंपनी में अच्छे पद पर कार्यरत था, और छोटा बेटा एक सरकारी बैंक में था। सुरेश जी ने एक बाबू के तौर पर पूरी जिंदगी नौकरी की थी, और उसी नौकरी में अपने दोनों बेटों को उनकी योग्यता अनुसार पढ़ाया था। राघव को इंजीनियरिंग में रुचि थी, और छोटे बेटे आनंद को बैंक के क्षेत्र में जाना था। राघव की इंजीनियरिंग पूरी होते ही एक अच्छी कंपनी में जॉब लग गई, और आनंद वहीं जिले के सरकारी बैंक में भर्ती हो गया। दोनों बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो गए थे। राघव ने अपने साथ काम करने वाली प्रीति से शादी की, और छोटे बेटे आनंद की शादी सुरेश जी के दोस्त की बेटी उजाला से हुई थी। उजाला एक टीचर थी। राघव और प्रीति अपनी नौकरी के चलते दूसरे शहर में रहते थे, और उजाला वो आनंद सुरेश जी के साथ गांव में ही रहते थे। राघव और प्रीति त्योहार पर ही घर आ पाते थे। 2-4 दिनों में ही प्रीति का अपने ससुराल में कतई मन न लगता था। वह किसी से सीधे मुंह बात न करती, और हमेशा अपने कमरे में घुसी रहती थी। प्रीति के माता पिता अच्छे घर से होते थे, और वहीं उजाला के पिता सुरेश जी के साथ ही काम करने वाले एक नॉर्मल से बाबू थे। प्रीति में अपनी अच्छी नौकरी और मायके के पैसों का कूट कूट कर घमंड भरा रहता था। बात बात पर उजाला व आरती जी को जताने से कहीं नहीं चूकती थी कि वह पढ़ाई लिखाई और रुतबे पैसे में 2 कदम इन दोनों से आगे है। हाँ, व्यवहार व संस्कार में उजाला से वह कई पायदान नीचे थी। यह शायद उसे अंदाजा भी नहीं था। उस पर तो पैसों का नशा छाया रहता था, और उसे लगता था कि उसके बराबर कोई नहीं है। राघव के कई बार आग्रह करने पर सुरेश जी, आरती जी 1-2 बार उसके पास रहने गए थे, लेकिन प्रीति ने उन दोनों के साथ बिल्कुल पराये जैसा व्यवहार किया। खुद बनाती नहीं थी, और आरती जी को किचन में जाने नहीं देती थी। वह दोनों तो अक्सर बाहर खाना खा लेते थे, और आरती जी व सुरेश जी को नौकरानी के हाथ का ही बना खाना खाना पड़ता था। उस पर भी प्रीति का हमेशा एक ही डायलॉग, मेरी मम्मी ने तो मेरे दोनों भाई भाभी को बिल्कुल आज़ादी दे रखी है। वह उनके घर के मामलों में दखल नहीं देती हैं। दोनों चाहे जैसा मन करे वैसा करें। आरती जी को बहुत बुरा लगता था, और उससे बुरा अपने बेटे की चुप्पी देखकर लगता था, क्योंकि उनका बेटा कुछ नहीं बोलता था। प्रीति चाहे जितना गलत बोले, इसीलिए अब उन दोनों ने वहां जाना ही छोड़ दिया था। वह तो अभी 4 महीने पहले प्रीति की डिलीवरी होनी थी, और राघव का फोन आया था
कि इस समय आप दोनों की बहुत ज़रूरत है, प्लीज़ आ जाइए। यह सुनकर आरती जी व सुरेश जी खुश तो बहुत थे, लेकिन आरती जी वहाँ जाना नहीं चाहती थी। वह नहीं चाहती थी कि वहाँ जाकर उनका हर बार की तरह बहू अपमान करे। अपना तो सह लेती हैं, लेकिन पति का अपमान उनसे बर्दाश्त नहीं होता है। आरती जी की बात सुनकर सुरेश जी हंसते हुए बोले, आरती, हमने अब तक अपने बच्चों के प्रति सारी जिम्मेदारी बखूबी निभाई है, और फिर नाराजगी तो तुम्हारी अपने बेटा बहू से है। उस आने वाले नन्हे से मेहमान से कैसी नाराजगी। चलो, इस समय उन्हें हमारी जरूरत है। फिर 2 दिन बाद वहां पहुंचकर आरती जी की सारी नाराजगी अपने पोते को देखते ही दूर हो गई। वह बहू और पोते की सेवा जी जान लगाकर कर रही थी। राघव कई बार बातों ही बातों में कह भी देता, मम्मी, आपने आकर सब संभाल लिया, वरना हमें तो समझ नहीं आ रहा था हमें यह सब व्यवस्था कैसे करते। आप भी अब कैसी बातें करते हो। क्यों मम्मी जी, क्या आप नहीं आती तो बच्चा नहीं पलता। अरे आजकल तो पैसा फेंको, कितनी ही नौकरानी मिल जाती हैं। और वैसे भी यह तो मम्मी जी का फर्ज था। देवरानी के बेटी की देवरानी की डिलीवरी के समय उनकी बेटी का मम्मी ने कितना ध्यान दिया था। यह नहीं देखा आपने? वहाँ तो नौकरानी भी नहीं थी, और उनका तो सब मम्मी ही करती थी। हमारे लिए कुछ कर ही दिया तो इसमें क्या नया है। हम भी तो इनकी बहू ही हैं। बहू की ऐसी जली कटी बातें आरती जी व सुरेश जी को अंदर तक झकझोर देती थी, लेकिन वह बस नन्हे से मेहमान के मुंह के कारण वहां रुके हुए थे। और जब से प्रीति ने फिर से ऑफिस ज्वाइन किया था, तब से वह अपनी सास को एक नौका की तरह समझने लगी थी। बच्चे को रैसेज पड़ गए थे, क्या आपने डायपर चेंज नहीं किया? इसके कारण कपड़ों पे दूध गिरा हुआ है। बोतल कितनी बार धुली हुई है? बच्चे के हाथ पर कैसा निशान है? मम्मी जी, अगर आपसे बच्चे संभाले नहीं जाते हैं तो छोड़ दीजिए ना। एहसान दिखाने की क्या जरूरत है। और आज भी वही सब कुछ हुआ था। प्रीति को अपने सास ससुर के नरम स्वभाव के बारे में पता चल गया था। वह जानती थी कि वह कुछ भी कहे, लेकिन वह अपने दूध मुँहे पोते को छोड़कर नहीं जाएंगे। लेकिन सहन करने की भी एक सीमा होती है। लेकिन आरती जी व सुरेश जी अपना सामान पैक कर राघव को अपने जाने की सूचना देने के लिए उसके कमरे में आए। उन दोनों का सामान देखकर दोनों ही चौंक गए। मम्मी पापा, आप ऐसे कैसे अचानक जा सकते हैं? अभी तो आपकी जरूरत है यहाँ। अभी तो बच्चा बहुत छोटा है। कैसे सब कुछ मैनेज करेंगे हम? आनंद की बेटी को तो आप सीने से लगा कर रखते हो। मम्मी घर का सारा काम करती हैं, और यहाँ बस बच्चे को संभालना था। उसमें भी आप दोनों अपने फर्ज से मुंह मोड़ रहे हैं। यह तो भेदभाव है ना, मेरे और प्रीति के साथ में। राघव माफी मांगने के बजाय अपने मम्मी पापा पर ही दोष लगाते हुए बोला। फिर सुरेश जी बोले, बेटा, सारे फर्ज माँ बाप ही नहीं होते हैं, बच्चों के भी कुछ फर्ज होते हैं। वैसे कौन सा फर्ज नहीं निभाया मैंने? तुम्हारे लिए तुम्हारी परवरिश में कभी कोई कमी नहीं छोड़ी है, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई में, और यहाँ तक कि इस फ्लैट को खरीदने के लिए भी मैंने ही पैसा दिया था। और रही बात आनंद और उजाला की, तो बेटा, उन दोनों से अपनी तुलना ना ही करो तो अच्छा है। उजाला को उस घर में आए हुए 5 साल हो गए, लेकिन आज तक उसने कभी ऊंची आवाज में तेरी माँ से बात नहीं की। हाँ, तेरी माँ उजाला के साथ घर का काम भी करवाती है, और उसकी बेटी को तो तेरी माँ ने ही पाला है। उसकी बेटी हमारी पोती है, जैसे यह हमारा पोता है। लेकिन उजाला ने कभी तेरी मम्मी पर उंगली नहीं उठाई कि वह उसकी बेटी का ध्यान नहीं रखती, या तेरी माँ को बच्चे पालने नहीं आते। जैसा कि प्रीति बहू आते ही तेरी माँ के साथ व्यवहार करती है, तेरी मम्मी उजाला के साथ घर के कामों में मदद अपनी मर्जी से करती हैं, किसी के दबाव में नहीं। और उजाला, वह तो तेरी मम्मी का एहसान मानते थकती नहीं। वह तेरी मम्मी को सास नहीं, अपनी माँ का दर्जा देती है। और प्रीति, वह उसने आज तक एहसान मानना तो दूर, तेरी मम्मी के पास बैठ के प्यार से 2 शब्द नहीं बोले होंगे। और बेटा, माना पति को पत्नी का सम्मान देना चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता कि माता पिता के सम्मान को भुला दिया जाए। बेटा, जितना हमसे हो सकता था हमने किया। अब यह रहा तुम्हारा घर और तुम्हारा बच्चा, संभालो इसे। चाहे तो प्रीति बहू अपनी मम्मी को बुलाए या नौकरानी रखे। यह कहते हुए सुरेश जी व आरती जी
बच्चे के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बाहर निकल गए। राघव और प्रीति तीखी नजरों से उन्हें जाते हुए देखते रहे। उन्हें नहीं पता था कि हमेशा शांत रहने वाले उसके माता-पिता इतना बड़ा कदम भी उठा सकते हैं। दोनों चाहकर भी उनको नहीं रोक पाए। अपनी बेवकूफ़ी पर दोनों ही पछता रहे थे, क्योंकि जैसी परवरिश व देखभाल दादा-दादी कर सकते हैं, वैसी नौकरानी नहीं कर सकती है। और प्रीति की मम्मी, जिसकी प्रीति हमेशा धौंस दिखाती थी, उन्होंने तो उसकी डिलीवरी के समय ही अपने घुटनों का दर्द का बहाना बनाकर आने से मना कर दिया था। दोनों के पास अब पछतावे के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं था और सोच रहे थे कि काश हमने मम्मी और पापा के साथ अच्छा व्यवहार किया होता, तो आज वह यहाँ होते और मेरे बच्चे की देख-रेख अच्छे से करते। हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, लेकिन अब सिर्फ पछताने के अलावा कुछ नहीं बचा था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें इंसान की कीमत समझनी चाहिए, न कि पैसों का घमंड होना चाहिए। आपको हमारी कहानी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।